हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ अनस खान, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हो कि मैं आप सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज, कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस करा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आप सबको क्या लगता है एकदम नया सब्जेक्ट लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि आप लोग बायो के स्टूडेंट होते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, बट आपको जो है 12th और 11th में नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप लोग से क्या लगता है, इस चैप्टर से लगता है डर कि ये नया है, इसमें क्या होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर आपको 70 से 80% जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि जो 24 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, इसमें से भी आपके 15 से 18 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके बायो के ही होंगे। ठीक है, तो आपको डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। 24 में से आपको 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी के ही मिलेंगे। ठीक है, ह्यूमन फिजियो के। तो आपको क्या करना है, बायो अच्छे से पढ़नी है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें भी आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ लगभग क्वेश्चन आपको आते होंगे बायोलॉजी के ही होंगे। तो आपको डरना नहीं है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ बॉडी। देखिए ये क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, बट आपको क्या लगता है ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, बट इसको किस में लेके आए हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी ये आप पढ़ चुके हैं, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है थाइमस, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इमरजेंसी ग्लैंड जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। इमरजेंसी में ये जो होता है एड्रिनल ग्लैंड हमारा एक हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है, तो इमरजेंसी ग्लैंड क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन होती है। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि मृत बैक्टीरियल वैक्सीन है। मृत बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी होती है, बीसीजी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। ये क्वेश्चन जो है आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आ चुका है प्रीवियस ईयर में 2024 में। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, पर्ट्यूसिस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉन एज ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड्स का मतलब होता है कब्रगाह। ठीक है, कब्रिस्तान इसको कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ऑर्गन्स को लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या लगता है, इसमें कुछ नया नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है सिंपल आपका बायोलॉजी ही है, जिसमें 24 में से आपको लगभग 20 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के ही मिलते हैं। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लगभग 7-8 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के नर्सिंग से रिलेटेड थे, और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो आपके बायोलॉजी से ही थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं, आपको पता है, लीवर है, गाल ब्लैडर, स्प्लीन एंड किडनी। तो आपको पता है जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है वो आपका स्प्लीन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है, कि ये जो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन होता है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स नहीं है, डाइकोट्स भी नहीं है, एल्गी भी नहीं है। सिंपल ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, लाइकेंस। ठीक है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी का है, ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कि द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड। उस बैग का रंग जिसमें संक्रामक ठोस अपशिष्टों का निपटान किया जाता है। तो यहाँ पर रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो। आपको पता है जितनी भी इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं उसको हम येलो में डालते हैं। आपको पता है जब आप कोई डिस्कार्ड करते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पे कुछ डस्टबिन रखी होती हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक और येलो। तो जो हमारा इन्फेक्शन वाली चीज़ें होती हैं वो हम उसको येलो में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रैशेस ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। जो चिकन पॉक्स के
चकत्ते होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो पहला ऑप्शन है लेग्स, आर्म्स, चेस्ट एंड ट्रंक, मतलब पैर पे, भुजा पे, छाती पे और ट्रंक पे। तो जो चिकन पॉक्स के जो चकत्ते होते हैं वो सबसे पहले आपको चेस्ट पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। जब किसी को चिकन पॉक्स होता है तो सबसे पहले जो चकत्ते आने स्टार्ट होते हैं वो आपको चेस्ट से ऊपर से आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कि विच एजेंट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। जल को कीटाणु रहित करने के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, आयोडीन एंड अलम। तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं कि विरंजक शक्ति, क्लोरीन, आयोडीन एंड फिक्ट्री, तो किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो डिसइंफेक्शन करते हैं जब हम वाटर का, तो यहाँ पर सभी का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा ऑल। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन। जो हमारी MMR वैक्सीन होती है उसका क्या रूट होता है? तो यहाँ पर देखिएगा कि जो MMR वैक्सीन को के प्रशासन का मार्ग क्या है? तो पहला ऑप्शन है सब क्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर बी ओरल, मतलब ओरल देते हैं या हम सब क्यूटेनियस मतलब चमड़े के नीचे से, या इंट्राडर्मल, या फिर नाक के रास्ते देते हैं नेज़ल के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हम MMR की जो हमारा जो होता है वैक्सीन उसको हम देते हैं सब क्यूटेनियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिज़निया। डिज़निया से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ कह रहा है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब कि सांस लेने में परेशानी होना, एंड रेस्पिरेटरी रेट इज हायर देन नॉर्मल, जो श्वसन दर का सामान्य से अधिक हो जाना। रेस्पिरेटरी रेट इज लोअर देन नॉर्मल, मतलब कि जो श्वसन दर का सामान्य से कम होना। व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, श्वसन के दौरान घरघराहट सी आवाज़ का आना। तो जो हमारा डिज़निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होना, इसको हम डिज़निया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज सार्स मीन। तो यहाँ पर सिंपली ये फुल फॉर्म पूछ रहा है सार्स का। तो यहाँ पे जो सार्स का फुल फॉर्म होगा इसको आप सिंपली क्या करिए, याद कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर जाएगा, पहला कह रहा है कि स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कह रहा है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड ऑप्शन नंबर सी देखिएगा सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शोइंग ऑल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब सभी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को शो करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसका फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल पेशेंट। निम्न में से कौन सा मानसिक रोगियों के उपचार से संबंधित है? तो आपको पता है ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ कि जो ECT होता है वो संबंधित होता है मानसिक रोगियों के उपचार के लिए। ECT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ठीक, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। तो और ECG का फुल फॉर्म आपको पता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जाएगा सी, ECT। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन, ये आपका बायो का क्वेश्चन से मतलब है बायो का, बट इसको ये एज अ किससे माना गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जबकि ये आपने इसको पढ़ा कहाँ पे, बायोलॉजी के अंदर। तो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन, ये सिंपल क्वेश्चन NCERT का है कि कह रहा है 1 अल्फा चेन और 1 बीटा चेन, 1 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, 1 बीटा चेन एंड 2 अल्फा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 2 अल्फा
दो जो होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं, दो, एक मिनट, दो अल्फ़ा एन, दो बीटा चेन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, नंबर डी। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द पार्ट सेपरेट एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी। ये भी क्वेश्चन बायो का है, बट आपको ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। जैसे कि कह रहा है कि शरीर का कौन सा भाग उदरीय एवं बक्षीय गुहा को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है लीवर, डायफ्राम, स्प्लीन एंड रिब्स। तो आपको पता है जो आपका थोरेसिक होता है, जिसके अंदर आपका लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके जो लंग्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे होता है डायफ्राम, और ये आपका हो जाता है एब्डोमेन वाला रीजन, जिसमें आपका स्टमक वगैरह, लीवर वगैरह पाया जाता है। तो इसको जो थोरेसिक को और एब्डोमेन को जो क्या करता है, सेपरेट करता है, वो डायफ्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा कह रहा है कि वाई इज़ कोलोस्ट्रम इम्पोर्टेंट फॉर न्यूनेट। नवजात शिशु के लिए कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा कि स्ट्रेथनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब मजबूत इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए। ठीक, और फॉर बीइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने हेतु, और फॉर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए। तो आपको पता है कि जो कोलोस्ट्रम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूनेट के लिए। ठीक है, मतलब कि नवजात शिशु के लिए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द जो होगा वो सही होगा। ठीक, क्योंकि क्या होगा, उसका मेंटल ग्रोथ होगा, वो बच्चा हेल्दी रहेगा, और उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B12। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको ये कराया था। ठीक है, और ये सब आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं PYQ में। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो साइनोकोबालामाइन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन एंड फॉलिक एसिड। तो आपको पता है जो पहला ऑप्शन है साइनोकोबालामाइन, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 का ये नाम होता है साइनोकोबालामाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिएगा कि वेट ऑफ द बेबी, ठीक है, वेट ऑफ द बेबी लेस देन 2.5 kg 2.5 kg एट बर्थ इज कॉल्ड। अगर एक मदर एक बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। ठीक है, और उसका अगर वेट, क्योंकि नॉर्मल वेट जो होता है एक बच्चे का वो 2.5 से 3 kg का होता है, बट अगर 2.5 kg से कम हो जाता है तो उसको क्या टर्मोलॉजी क्या होती, क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्मॉल फॉर डेट, एंड ऑप्शन नंबर बी है प्री टर्म बेबी, और LBW एंड नन ऑफ द एबो। LBW का मतलब यहाँ पे हुआ लो बर्थ वेट। ठीक है, क्या हुआ, लो बर्थ वेट। ठीक, लो बर्थ वेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, लो बर्थ वेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिए, कह रहा है स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या क्या कॉजेज़ होते हैं अगर प्रेगनेंसी समय कोई मदर जो होती है स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है IUGR, LBW। ठीक है, एबॉर्शन, इंक्रीज चांस ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न बेबी। ठीक, एंड ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव है। तो यहाँ पर जो IUGR का मतलब क्या है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, IUGR का मतलब है IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ। ठीक, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। एंड LBW का आपको बता ही दिया है,
लो बर्थ वेट, ठीक है, लो बर्थ वेट, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कहीं पे। LBW का मतलब होता है लो बर्थ रेट एंड IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कि बच्चे के अंदर क्या होगा, ठीक है, बच्चे के अंदर जो होगा, जो रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा यूट्राइन के अंदर ही, और उसका जो वेट होगा, जो नॉर्मल वेट होगा उससे कम हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर एबॉर्शन, गर्भपात हो जाएगा, इंक्रीज चांस ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न बेबी, नवजात में विकृतियों के होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एक बार। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी रिब्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है बायो का, कि पहला ऑप्शन है 7 पेयर मतलब 14 रिब्स, 12 पेयर मतलब कि 24 रिब्स, एंड 16 पेयर मतलब 32 रिब्स, 1 पेयर मतलब 2 रिब्स। तो कितनी पेयर्स ऑफ रिब्स जो होती हैं पाई जाती हैं, तो आपको पता है 12 पेयर्स होती हैं, नंबर में 24 होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखते हैं कि pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। सिंपल सा क्वेश्चन से आपको पता है कि ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका pH कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 6.5, 7.4, 9.5, 8.6। तो आपको पता है यहाँ पर 7.4 हो जाएगा, ठीक। जो हमारा ब्लड होता है ह्यूमन का, उसका जो pH होता है वो 7.4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था डिजीज़ काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी बीमारी है। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी एंड प्लेगरा। तो आपको जो पहला ऑप्शन है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब आप हमको जो है कमेंट करके ये बताइएगा जो रिकेट्स होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा कमेंट करना है, ठीक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, तो कोई भी आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ इसी लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, सिंपल जो है इजी क्वेश्चंस को करने हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये भी आप बताइएगा, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, हेल्पफुल है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।